सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया है आपके ऊपर कि उनके जितने भी फार्म हाउस है, चाहे ये राधिका फार्म हाउस हो या अन्य जगहों पर, 3 जगहों पर बताया गया कि जहां पर उनके मकान बने हुए हैं वो सारे के सारे बिहार सरकार की भूमि है। वो सारी भूमि जो है बिहार सरकार की है। वैश्य समाज से हमारे घर में 2-2 बहुएं आने वाली हैं, 2-2 बहुएं आने वाली हैं। कि आपने एक बहुत बड़ा नारा दिया, आपके द्वारा कहा गया कि आप एक बार समय दीजिए हमें, मैं सासाराम शहर को बदल दूंगा। बिल्कुल। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि अब डब्लू जी केवल सरोज गुप्ता को बदलने में लगे हुए हैं। जो आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है कि मेरी गिरफ्तारी केवल और केवल डब्लू के इशारे पर की गई है, उनके द्वारा पूरी प्लानिंग तैयार की गई है, उनके किसी व्यक्ति के द्वारा पूरी तरह से हमें जाल में फंसाया गया है। उनकी गिरफ्तारी में आपका हाथ है या नहीं? उस समय चर्चा थी कि डब्लू जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, कोई कह रहा था कि भाभी चुनाव लड़ रही हैं। आज वो सच्चाई बता दीजिए कि दरअसल जो मेयर हैं वो आपकी हैं कौन? सब कुछ छोड़ करके इस शहर के लिए आए हैं, इस शहर के लोगों के लिए आए हैं। तो अब यही रह करके इस शहर का सेवा करना है, इस शहर के लोगों का सेवा करना है, और जितना इस शहर को खूबसूरत बना सकते हैं उतना इस शहर को खूबसूरत बनाना है। चर्चा, पर्चा और खर्चा में बनल रहे के चाहिए। इस लड़ाई को पूरी तरह से वैश्य बनाम कुशवाहा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये कोशिश कहीं ना कहीं समाज में एक विद्वेष की भावना है वो उत्पन्न करेगी? लड़ाई को खत्म करने के लिए आपके स्तर से पहल होगा या उधर से कोई इस तरह के ऑफर आते हैं कि नहीं हम लोग मिलजुल कर अब सासाराम शहर के विकास को लेकर काम करें? अगर इस तरह का ऑफर आता है तो उस पर विचार आपके स्तर से किया जा सकता है। इतने शुभचिंतक हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में डब्लू भैया चुनाव लड़ेंगे। 2022 के नगर निगम चुनाव से पहले सासाराम शहर के चौक चौराहों पर लगे एक पोस्टर की बहुत चर्चा हो रही थी और जो स्लोगन उस पोस्टर पर लिखे गए थे उसके बारे में तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे। पोस्टर पर लिखा हुआ था, बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। जब इस पोस्टर की चर्चा हुई तो कुछ लोगों के द्वारा इस तरह के भी कमेंट किए गए कि चुनाव बाद इस स्लोगन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कारण कि मात्र स्लोगन से कोई भी चुनाव जीते नहीं जा सकते हैं। इस तरह की चर्चा सासाराम की शहरों में सुनाई पड़ रही थी। लेकिन दिसंबर माह में जब चुनाव परिणाम आए और चुनाव परिणाम आने के बाद काजल कुमारी मेयर निर्वाचित हुई और उस निर्वाचन के साथ इनके द्वारा समझने का प्रयास किया गया। उन्हें लगा कि नहीं, इस नारे में दम था, इस स्लोगन में दम था और इस स्लोगन ने सासाराम के इस चुनाव के जो परिदृश्य हैं वो पूरी तरह से बदल दिए हैं। और उसके बाद एक नाम की चर्चा होती है, डब्लू, विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया। ये नाम बहुत तेजी से चर्चित होने लगा सासाराम शहर में और ये छवि इस तरह से बनने लगी कि नहीं, जो डब्लू कुमार हैं, जिन्हें विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया के नाम से भी जाना जाता है, उनके स्तर से कुछ इस तरह का कार्य कर दिया गया सासाराम शहर में जो असंभव सा प्रतीत होता था। जो लगता था कि इस तरह के नारों के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता था, वो उनके द्वारा करके दिखाया गया और कई दिग्गज की पत्नियां इस चुनाव मैदान में थी। सभी को धराशायी करते हुए काजल कुमारी इस पद पर आसीन हो गई। लेकिन अब लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि जिस विवेक कुमार उर्फ डब्लू जी के द्वारा बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम का नारा दिया गया था, अब उनके द्वारा केवल सरोज गुप्ता को बदलने की कोशिश शुरू कर दी गई है। सासाराम को बदलने का नारा देने वाले विवेक कुमार उर्फ डब्लू जी अब केवल सरोज गुप्ता को बदलने में लगे हुए हैं और उनके द्वारा सरोज गुप्ता को बदलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप इन पर अब लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन तमाम आरोपों पर बात करेंगे। इससे पहले इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, किस तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, कि अभी क्या कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सर बिल्कुल जीवनी से। दरअसल आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर बहुत चर्चा होती है, कितने भाई हैं, डब्लू जी कितने तक पढ़ाई की है, इन तमाम बातों को लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आप लोग जब जाइएगा तो पूछिएगा। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दीजिए एक बार। नमस्कार, प्रणाम। देखिए सर, हम 5 भाई बहन हैं
मैं घर में सबसे छोटा हूँ, भाई बहनों में सबसे छोटा। और हमारी दोनों बड़ी दीदी जो हैं उनकी शादियां हो चुकी हैं, और हमारे जो दोनों बड़े भाई हैं उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। शिक्षा दीक्षा की बात है तो हमारे भाई साहब नेत्रहाट के टॉपर हैं और एसोसिएट एडिटर इंडिया टीवी में रह चुके हैं, बहुत सारे न्यूज के संस्थानों में काम कर चुके हैं। हमारे मझले भाई साहब विकास कुमार सिंह, वो इंजीनियर हैं। तो और हमारी रही बात तो हमारी शिक्षा दीक्षा सासाराम से ही हुई। लगभग मैं दिल्ली में भी रहा, मैं दिल्ली में जॉब करता था, इंडिया न्यूज में मैं आउटपुट पे था, डेस्क पे था। इसी तरीके से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, नौकरी हमने किया, दिल्ली में मॉडलिंग भी करने का हमने काम किया। तो इसी तरीके से हुआ, फिर सब कुछ छोड़ करके लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, इस शहर के लिए करना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके सासाराम में है, समक्ष हैं आप लोग। लेकिन एक अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि काजल कुमारी हैं, कोई कहता है कि डब्लू जी की पत्नी चुनाव, उस समय चर्चा थी कि डब्लू जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, कोई कह रहा था कि भाभी चुनाव लड़ रही हैं। आज वो सच्चाई बता दीजिए कि दरअसल जो मेयर हैं वो आपकी हैं कौन? दरअसल जो मेयर हैं वो हमारी भाभी हैं, और ये बात भी सही है। लोगों ने कयास लगाया था कि कयास क्या, हमारी शादी हुई थी, चुनाव लड़ना था, तो हमारी पत्नी ही लड़ने वाली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका वोटर लिस्ट में जो चुनाव के दरमियान जो जहाँ वोटिंग होता है उस समय जो लिस्ट पहुंचता है, उस लिस्ट में हमारी पत्नी का नाम नहीं था। तो फिर भाभी को बुलाया गया, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प था नहीं और चुनाव लड़ना था, इस शहर के लिए कुछ करना था। तो भाभी को बुलाया गया और फिर रिजल्ट आप लोगों के समक्ष है। आप हमको लगता है कि शादी भी जल्दबाजी में किए थे, उस समय शादी भी जल्दबाजी में किए थे कि अगर शादी करते हैं इसलिए कि क्योंकि नगर निगम का जो मेयर पद था वो आरक्षित था महिलाओं के लिए, इसीलिए आपके द्वारा शादी भी की गई। कुछ लोग डब्लू जी ये भी जानने की कोशिश करते हैं, जो आपके पर्सनालिटी को देखते हैं उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि डब्लू जी जिस तरह से दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह से उनमें जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में दिखाई पड़ता है, एकदम मतलब जैसे हीरो का होता है लुक, उसी तरह दिखाई पड़ते हैं। आपने कभी उस क्षेत्र में जाने की कोशिश की या अभी भी मन में है कि उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं आप? देखिए सर, मॉडलिंग करते थे और बतौर हमने दिल्ली में थिएटर भी किया है, लगभग 2 साल हमने थिएटर किया है, अस्मिता थिएटर, उसके डायरेक्टर थे अरविंद गौड़ जी। तो हमने लगभग 2 साल तक उस थिएटर को किया है और हमारा एक था कि मॉडलिंग करें हम, लेकिन मॉडलिंग के साथ साथ अपने लोगों के लिए, जो अपने शहर के लोग हैं उनके लिए भी कुछ करने की इच्छा थी। तो हमने उस फील्ड को प्रणाम किया और इस शहर के लिए चले आए। अब एकदम फिक्स हो गया कि आपको राजनीति ही करना है, जनता की सेवा करना है। अब उस दुनिया में जाने की कोई इस तरह का कोई अभी भविष्य में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कि नहीं हम उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं? उस क्षेत्र में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कहीं ना कहीं कोने में एक कुलबुलाहट होती है, ठीक है। लेकिन ये कहेंगे कि सब कुछ छोड़ करके इस शहर के लिए आए हैं, इस शहर के लोगों के लिए आए हैं, तो अब यही रह करके इस शहर का सेवा करना है, इस शहर के लोगों का सेवा करना है, और जितना इस शहर को खूबसूरत बना सकते हैं उतना इस शहर को खूबसूरत बनाना है। जिस नारे की हम बात कर रहे थे अभी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान चल रहा था उसमें प्रशांत किशोर के द्वारा एक नारा दिया गया था, मोदी है तो मुमकिन है। फिर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उनके द्वारा ये स्लोगन सामने लाए गए। बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम, ये आपका कंसेप्ट था या कोई बहुत बड़ा जो रणनीतिकार था उसके द्वारा ये स्लोगन तैयार किया गया था? सर, जैसे महाभारत में कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उसी तरीके से इस महाभारत में, ये जो महाभारत चल रहा है राजनीति का, इस महाभारत में भी हमारे पास एक श्री कृष्ण है, रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, तो है, सब कुछ है। और मैंने आप ही उस नारे को तैयार किए थे, शुद्ध रूप से आप ही के द्वारा ये नारा सामने लाया गया। आप कह सकते हैं इस चीज को कि हम तो कह ही दिए कि इस महाभारत में भी एक कृष्ण है जो रास्ता दिखाते हैं कि क्या और कैसे सही है।
मैंने आप भी आस्तिक हैं, आप भी भगवान पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं भरोसा। अब ये चीज सामने आने लगा है कि आपने एक बहुत बड़ा नारा दिया, आपके द्वारा कहा गया कि आप एक बार समय दीजिए हमें, मैं सासाराम शहर को बदल दूंगा। बिल्कुल। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि अब डब्ल्यू जी केवल सरोज गुप्ता को बदलने में लगे हुए हैं। चर्चा, पर्चा और खर्चा में बनल रहे के चाहिए। आरोप उनके ऊपर, उनके द्वारा लगाया जा रहा है कि मेरी गिरफ्तारी केवल और केवल डब्ल्यू के इशारे पर की गई है, उनके द्वारा पूरी प्लानिंग तैयार की गई है, उनके किसी व्यक्ति के द्वारा पूरी तरह से हमें जाल में फंसाया गया है। उनकी गिरफ्तारी में आपका हाथ है या नहीं? वैसे जो व्यक्ति जो काले करतूतों में लिप्त होंगे, वैसे जो व्यक्ति जो गरीब शोषित लोगों को उनका शोषण करेंगे, उनको शोषित करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, वैसे लोगों के साथ खड़े हैं। और जो व्यक्ति, जिन व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, जो अपने आप को जाति के रंग में बांट देते हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है कि चाहे वो किसी जाति से हो, कोई भी हो, बचने वाला नहीं है। हाँ, उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी गिरफ्तारी कराने के लिए मेयर प्रतिनिधि के द्वारा पुलिस को इतनी राशि दी गई है, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि कल हमारी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और 2-4 करोड़ रुपए हम दे करके आए हैं कि एक हमारा काम करा दीजिए। जुबान है सर, आपके समक्ष बैठे हुए हम कुछ भी कह सकते हैं आपसे, इसका कोई। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद एक तरह से ऐलान कर दिया गया है कि अब ये लड़ाई मैं लगातार मेयर प्रतिनिधि के विरुद्ध लड़ते रहूंगा और समय आने पर मैं बता दूंगा कि मैं क्या हूं। ये बातें उनके द्वारा। सर, एक बात मैं बता दूं आपको, जब हम चुनाव जीत करके आए थे तो बहुत लोगों को हम नापसंद थे, आज भी हम नापसंद है बहुत लोगों को। एक शायद हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि इसने हमारी जगह को छीनने का प्रयास किया या छीन लिया। एक वैसे लोग जो अपने आप को सोकॉल्ड सासाराम के क्या कहते हैं वो, कि हम सासाराम के कर्ता धर्ता हैं, भगवान हैं, जो हम ही करेंगे, वैसे लोग को नागवार गुजरी। चुनाव जीतने के बाद किसी ने ऐलान किया था कि 3 महीने के अंदर किसी ना किसी स्कैम में करके इसको जेल भेज देंगे। हमको लगता है कि आज 2 साल हो गया, उनके हिसाब से अभी तक 3 महीने शायद कंप्लीट नहीं हुए होंगे। हमारे खिलाफ कितने आईएएस लगे, आईपीएस तक लगे। आप बताइए ना, अगर हम कहीं गलत होते और हम कहीं से भी बेईमान होते, कोई हमें बख्शता? हम बचते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से वरदान लेकर के आए हैं कि हम कुछ भी करें और बच जाएंगे। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरोज गुप्ता के साथ आप इस तरह की अदावत क्यों रख रहे हैं? सरोज गुप्ता से आपकी अदावत का मुख्य कारण क्या है? अच्छा सर, एक चीज बताइए, हमारे विरोध में लगभग 6-7 वार्ड पार्षद हैं। 6-7 में एक जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। हम वैसे व्यक्तियों का नाम लेकर के हम अपना समय और अपनी बात पे अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहते। लेकिन आप पूछना तो हम बता देते हैं। 6-7 वार्ड पार्षद हमारे विरोधी हैं, हमारे विरोध में हैं। आप हमारे विरोध में हैं और आप इस शहर के रहने वाले चौथे स्तंभ। क्या सरोज गुप्ता के अलावा कोई ऐसा वार्ड पार्षद है जिसका हमने कभी व्यक्तिगत तौर पे आपसे नाम लिया या किसी तरीके का हमारे द्वारा कृत्य किया गया जो सामाजिक ना हो? नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी बात, आखिर इस व्यक्ति के द्वारा ही क्यों किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट बात, आप किसी व्यक्ति का झोपड़ी कबरवा देते हैं, घर कबरवा देते हैं। किसी व्यक्ति का जो 25-25 साल से दुकान खोले हुए है, उसके दुकान को कबरवा देते हैं और अपनी बाइक उसके सीने पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हमारा ही नाम फलाना गुप्ता है। तो वैसे लोगों के लिए तो हम पुरजोर तरीके से विरोध में खड़े होंगे और वैसे लोगों के साथ खड़े होंगे जिसके साथ अन्याय होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी जो लड़ाई है मेयर प्रतिनिधि से क्यों है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जब काजल कुमारी मेयर बनी, उसके बाद उनके द्वारा सासाराम के नगर निगम कार्यालय में कुछ इस तरह से काम किया गया, कुछ इस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया कि जो चाहेंगे वही होगा। जो सत्य प्रकाश शर्मा थे
बंदूक के दम पर उनसे जो काम जो उनकी चाहत थी सारे काम करा रहे थे। 200 योजनाएं घर पर बैठकर उनके द्वारा पारित कराया जाने लगा। तमाम इस तरह से काम उनके द्वारा किया जाने लगा, जिसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब इनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए, कारण कि अब इनके द्वारा सासाराम शहर में गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और उसी गुंडा राज को समाप्त करने के लिए सरोज गुप्ता आगे आए हैं। बस वो तो दैवीय उनका जन्म हुआ है, और ऐसा दैवीय जन्म हुआ है कि तालाब पे जो ठेला रेहड़ी वाले हैं, जो शहरात बंदोबस्ती में आप गोलगप्पे वाले से पैसा नहीं ले सकते हैं, अंडा वाले से पैसा नहीं ले सकते हैं, पकौड़े की दुकान वाले से पैसा नहीं ले सकते हैं, और ये व्यक्ति वैसे वैसे लोगों से पैसा लेते थे। वो भी कैसे? जिसके नाम पे शहरात की बंदोबस्ती की गई थी, उन लोगों को ब्लैकमेल करके, उन लोगों को टॉर्चर करके, मजबूर करके कि हम यहाँ के हैं, यहाँ के क्षेत्रीय हैं, बगैर आपके बगैर हमारी इन्वॉल्वमेंट के आपकी तस्वीर नहीं हो सकती है। वैसे लोग कह रहे हैं कि इस तरह का हम ये कर रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत बात है। आप जाकर के तालाब पे आप जाकर के सर पता करिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वहां के छोटे व्यापारियों से किस तरीके से षड्यंत्र रच के और किस तरीके से उनसे पैसे का दोहन किया जाता था। आप इस बारे में भी हमने उनसे जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो क्षेत्र पड़ता था पहले ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता था, और यहाँ बिहार सरकार की इतनी जमीनें हैं, जिन जमीनों पर भूमि माफियाओं का एक तरह से भूमि माफियाओं की नजर है, और उसमें कहीं ना कहीं साइड से आपका भी सपोर्ट है। इस तरह का आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा था। और सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया है आपके ऊपर कि उनके जितने भी फार्म हाउस है, चाहे ये राधिका फार्म हाउस हो या अन्य जगहों पर, 3 जगहों पर बताया गया कि जहां पर उनके मकान बने हुए हैं वो सारे के सारे बिहार सरकार की भूमि है। वो सारी भूमि जो है बिहार सरकार की है, और उनके द्वारा खुद अवैध तरीके से कब्जा करके घर को बनवाया गया है। जो अवैध काम कर रहे हैं उनसे सासाराम शहर के विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? अब एक मिनट, सबसे पहले आपने तालाब को लेकर के कहा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, लूटने खसोटने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, एक रिक्शा चालक क्या जमीन कब्जा करेगा जी? रिक्शा चालक, ठेला वाला, पकौड़े का दुकान वाला, एक कारपेंटर जो है वो दिन भर काम करता है, तो इस तरह का एक तैयार करता है। वैसे लोग जो पकौड़ा बेचता है, वैसे लोग कब्जा करेंगे? बिल्कुल सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है उन पे। उनकी आड़ में हम कह रहे हैं कि जगह स्थल चयनित हुआ था अमृता मध्य विद्यालय के बगल में, उस स्थल को बदल करके वहां कर दिया गया। पता है क्यों? बदले की भावना से, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा पैसा मांगा गया था और उस व्यक्ति ने पैसा देने से मना कर दिया, तो ऐसा कृत्य किया गया। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इस शहर में आप इस शहर के रहने वाले, इस शहर पे घूम रहे हैं, क्या छोटे व्यापारियों का अधिकार नहीं है जीने का और खाने का? और अतिक्रमण सिर्फ छोटे व्यापारियों ने किया है, उन्हीं पे आप एक्शन ले रहे हैं, और तब एक्शन ले रहे हैं जब नगर आयुक्त आपके साठगांठ में। कुल मिलाकर के सर कहानी इतनी ही है कि अगर हम आपके गलत कृत्यों में आपके साथ हैं तो मतलब हम सही हैं, और आपके गलत कृत्यों से हट करके आपसे किनारे हैं तो हम, समझ रहे हैं आप कि हम एक और आरोप लगाया जा रहा था कि जब अतेंद्र कुमार पाल यहाँ के नगर आयुक्त बनाए गए, तो जिस तरह से सत्य प्रकाश शर्मा के साथ उन लोगों के द्वारा बिहेव किया जाता था, जिस तरह से उन्हें डरा धमकाकर उनसे काम लिया जाता था, उसी तरह का काम उनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा, मेयर प्रतिनिधि या मेयर के परिवार के लोगों के द्वारा अतेंद्र पाल के साथ भी शुरू किया गया, जिसके बाद से हम लोगों ने उन्हें एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम किया, या उनके अंदर में इस तरह का जो डर था उनसे दूर करने का प्रयास किया गया, और यह बताया गया कि नहीं, आप निसंकोच होकर काम कीजिए, किसी से डरने की बात नहीं है। आपने नगर आयुक्त के तौर पर अतेंद्र पाल को भी डराने की कोशिश की थी, या आपके परिवार के किसी लोगों के द्वारा इस तरह का काम करने का प्रयास किया गया था? एक बात, पहली चीज से आपने सवाल पूछा था कि हमारा जो फार्म हाउस है यहाँ का और वहाँ का, कि क्या ये सरकारी जमीन पे है? तुरुप का इक्का हमारे पास है। उस तुरुप के इक्के को अभी नहीं खोलेंगे, और उस तुरुप के इक्के को जब खोलेंगे हम, तो बहुत लोगों की हवैया गुम होने वाली है। दूसरी बात, ये चंद 9 लोग हैं, जो 9 लोग हैं, अगर हम गलत होते ना सर, तो जितने वार्ड पार्षद हैं बाकी के, वो सारे लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने जितने लोगों के मुंह में उंगली डाला है, नाक में उंगली डाला है, जितने पदाधिकारियों के, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों के, बड़े बड़े इन सेंस कि वैसे लोग जो वैसे पदाधिकारियों को बहुत बड़ा मानते हैं, तो वैसे लोगों के नाक में ऐसा उंगली डाला है ना कि अगर हमारे द्वारा कोई गलत कार्य किया जाएगा ना, तो हमें बख्शने का थोड़ा भी कार्य नहीं करेंगे।
लेकिन आपके विरुद्ध भी तो जांच का शायद आदेश दे दिया गया है। उनके द्वारा बताया जा रहा था कि हम लोगों के द्वारा मुख्य सचिव से कंप्लेन किया गया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है डीएम को जांच टीम गठित करके इस पूरे मामले की जांच कराने की। बिल्कुल, आपके विरुद्ध भी शायद जांच टीम। देखिए सर, आवेदन आप कहीं भी दीजिएगा, मान लीजिए कि हमने आवेदन दे दिया कि फलाने सिंह हैं जो इनके द्वारा गलत कृत्य किया जा रहा है, तो जांच तो जाहिर सी बात है कि आवेदन के उसके कह सकते हैं आपकी उसके परिणाम में एक जांच कमेटी बैठेगी कि क्या है ये, क्या ये सत्य है, क्या ये असत्य है, आप इसको देख करके बताइए। तो जब तक जांच नहीं होगा तब तक तो पता नहीं चलेगा। और रही बात हमारे दोषी होने का, तो हम इनको बता दें कि ये हम 5 साल नहीं, हम 50 साल की राजनीति कर लेंगे और एक सिंगल दाग इनके द्वारा जो लगाया जा रहा है उसमें कहीं ये सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन डब्लू जी, सरोज गुप्ता के साथ एक टीम खड़ी है, आप जिन 9 लोगों का नाम ले रहे हैं वो सारे लोग इनके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। आप इस लड़ाई में अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपके साथ कोई टीम नजर नहीं आ रही है, कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आप इस लड़ाई को अकेले जीत पाएंगे? सर बिल्कुल जीत पाएंगे। आप कह रहे टीम, हमारे साथ पूरी सासाराम के लोग खड़े हैं, हमारे साथ पूरे सासाराम के लोग खड़े हैं, हमारे साथ ये जो बाकी के शेष वार्ड पार्षद हैं वो बचे हुए वो खड़े हैं। अगर हम गलत होते तो सासाराम की जनता हमें छोड़ती नहीं, आवाज सुगबुगाहट तो आती ही कि हाँ ये लोग ऐसे हैं। और एक चीज समझिए ना सर, एक चीज कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि हम गलत हैं, हम इसी शहर के रहने वाले हैं, इस शहर में रह रहे हैं, हम गलत हैं, गलत साबित करो, एक प्रमाण दो। ये ठंडा हो जाएगा, चाय पीते हुए भी हो सकता है। हम गलत हैं, एक सिंगल प्रमाण तुम दे दो कि हम गलत हैं, एक सिंगल साक्ष्य ला दो कि हम गलत हैं, हो ही नहीं सकता है। संजय बैस के द्वारा ये कहा गया कि सरोज गुप्ता के साथ उनके द्वारा ये किया गया, एक तरह से बैस समाज के द्वारा मैंने ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, बैस समाज को हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बैस समाज भी चुनाव में उनको सहयोग किया था। अब ये इस लड़ाई को पूरी तरह से बैस बनाम कुशवाहा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये कोशिश कहीं ना कहीं समाज में एक विद्वेष की भावना है वो उत्पन्न करेगी? ये गंदी राजनीति की शुरुआत है सर। समय दीजिएगा आप हमको। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम वैश्य समाज को टारगेट करते हैं, तो उन लोगों को हम क्लियर बता देना चाहते हैं, बिल्कुल भी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। वैश्य समाज से ऐसे हमारे मित्र हैं, ऐसे हमारे परिचित हैं जिनसे हमारा संबंध बहुत गहरा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम वैश्य समाज से नफरत करते हैं या बहुत सी ऐसी चीजें कहते हैं, तो उनको हम बता देना चाहते हैं, वैश्य समाज से हमारे घर में 2-2 बहुएं आने वाली हैं, 2-2 बहुएं आने वाली हैं। जब ऐसा होता तो हम इस तरह की बात ना कहते आपसे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप हमारे साथ एक दिन समय निकालिए। ये जो लोग वैश्य समाज कह करके राजनीति करते हैं, हम उन्हीं वैश्य समाज में जाएंगे और उनसे कई गुना अधिक हमें प्यार और मोहब्बत मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं वैसा नहीं हूं। अब अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए इसको जातिगत रंग देना, ये तो ओछी राजनीति है। आप एक प्रतिनिधि हैं, मेयर प्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर कुछ जिम्मेवारियां हैं। क्या आप इस लड़ाई को खत्म करने के लिए आपके स्तर से पहल होगा, या उधर से कोई इस तरह के ऑफर आते हैं कि नहीं हम लोग मिलजुल कर अब सासाराम शहर के विकास को लेकर काम करें? अगर इस तरह का ऑफर आता है तो उस पर विचार आपके स्तर से किया जा सकता है? सर, चोर उचक्कों से, लुटेरों से, जो इस शहर को लूटना चाहते हैं, जो इस शहर से चोरी करना चाहते हैं, वैसे लोग से हमारा कभी समझौता नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अपनी गलती को अगर स्वीकार करते हैं कि हाँ उनके द्वारा गलत हुआ है, उन्होंने इस शहर के साथ, उनके वार्ड की जनता के साथ छलावा करने का कार्य किया है और वो सासाराम की जनता के समक्ष माफी मांगते हैं, तो हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर वैसे लोग जो गलत कार्यों में लिप्त हैं और जो सोच रहे हैं कि हम गलत कार्य करते हुए इनसे हाथ मिला दें, तो ऐसे व्यक्तियों से हमारा कभी गठजोड़ नहीं हो सकता है। अच्छा, अब सरोज गुप्ता के इस प्रकरण को यही बयान देते हैं। अब लोगों के जो सवाल हैं, आपने जो नारा दिया था बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम, करीब 2 साल होने को अब आने वाला है, मतलब जनवरी में 2 साल हो जाएगा मेयर बने हुए। आपकी भाभी को मेयर बने हुए 2 साल होने जा रहा है। बिल्कुल। 2 सालों में सासाराम शहर को बदलने के लिए आपने क्या किया है?
2 साल में इस शहर को बदलने के लिए सबसे पहले तो हमने ये किया है कि वैसे भ्रष्ट लोग जो वहां बैठे हुए थे और जो सिर्फ रजिस्टरों पे काम होता था, उस चीज को हमने बंद किया है। वैसे वैसे पदाधिकारी या वैसे लोग जिनके साठ गांठ से पैसों का गबन होता था, उस चीज को हमने बंद किया है। इस शहर में हम आज आपको आपके इंटरव्यू के माध्यम से आपको चैलेंज हम कर रहे हैं कि आप हमको समय दीजिए। अब तक हमारे द्वारा इस सासाराम शहर के लिए कितने कार्य किए गए हैं, कितनी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, पूरा का पूरा हम खाका देंगे। और हम चैलेंज कर रहे हैं कि आज तक के इतिहास में एक पदाधिकारी के द्वारा इतना परेशान करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी हमने इतनी योजनाओं की स्वीकृति दी है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। और हम चैलेंज करते हैं कि आज तक के इतिहास में जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, उनके द्वारा ऐसे इतने प्रतिनिधियों के द्वारा जितना हम लोग के द्वारा कार्य किया गया है, कहीं ना कहीं हम उनसे आगे निकलते हुए मिलेंगे। इतना हम चैलेंज करते हैं। अच्छा, सासाराम शहर में जो जाम की समस्या है, लोगों के द्वारा यह जानने की कोशिश की रहे, बहुत दिन से चर्चा है कि सासाराम का जो पुराना बस डिपो है, उस बस डिपो को खाली कराकर सारे जितनी भी बसें हैं उनको नए बस डिपो में भेजा जाएगा। वहां पर सब्जी मार्केट बनाने की बात चल रही है, जो पुराना बस डिपो है वहां पर। इसमें कितना सच्चाई है? सही बात है, सच्चाई है इसमें। देखिए, जब से हम लोगों ने नगर निगम की कमान सौंपी है और जिस भरोसे के साथ यहाँ की जनता ने हमें नवाजा है, बैठते के साथ ही हम लोग का हर एक मिनट इस सासाराम के विकास में निरंतर लगा हुआ है। उसी क्रम में बस स्टैंड को प्रॉपर तरीके से शिफ्ट कर दिया जाएगा बीदा, और पुराने बस स्टैंड में टेम्पो स्टैंड हो जाएगा। आपको छोटे रेहड़ी वाले जितने लोग हैं, आप कह लीजिए कि फल सब्जी तमाम तरह के जितने भी छोटे रेहड़ी वाले लोग हैं, वो इसमें शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और भी जगह देखा जा रहा है जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को समस्याएं ना हो और ऐसे छोटे व्यापारियों का भी काम चलते रहे। यहाँ पे सर क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं कि हमारे द्वारा ये हो रहा है, हमारे द्वारा ये हो रहा है, हमने ये किया। हम ऐसे लोगों में से नहीं है। हमको पता है कि हमको क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे द्वारा जो किया जा रहा है, इसलिए कि इस शहर की जनता जानती है कि इनके आते के साथ ही शहर का विकास होने लगा। तो कार्य कौन कर रहा है उनको बेहतर पता है। इस सासाराम के लिए बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो सिलसिलेवार तरीके से आने वाले हैं। तो आपको इतना तो हम वादा करते हैं कि इस 5 साल के अंदर 5 साल तो अभी 3 साल शेष बचा हुआ है, 2 साल में इस सासाराम के लगभग 80% हिस्से को कंप्लीट बदल देंगे। और बड़ा प्रोजेक्ट है जो है सामने आने वाला है, बहुत है सर, लेकिन सरप्राइज रखे हुए हैं। थोड़ा सरप्राइज रहेगा, जनता देखेगी सासाराम की तो कहेगी कि हाँ ये अच्छा है। एक आरोप डब्ल्यू ये भी लगाए जा रहे हैं कि 1 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं सासाराम शहर में सफाई को लेकर। प्रत्येक माह इतनी राशि खर्च हो रही है, लेकिन जिस पैमाने पर राशि खर्च हो रही है उस स्तर की सफाई यहाँ पर नहीं हो रही है। आपको लगता है कि जो जितनी राशि खर्च हो रही है उसके हिसाब से साफ सफाई का कार्य चल रहा है या इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है? सर एक चीज है ना कि आप जैसे 1 करोड़ 86 कितना 1 करोड़ 86 लाख आपने बोला, 1 करोड़ 86 लाख आपने बोला। आपको बता दें कि सासाराम गंदगी के मामले में नंबर 1 पे था हमारा, और आज से 2 साल पहले के सासाराम में बहुत फर्क पड़ा है। आपको पता होगा एक बार पानी रोजा के पास पूरा डंप हो रहा था हड़ताल की स्थिति में, और वहां से ऐसा हटा कि आज की वहां की स्थिति, और निरंतर वहां होता था जब वो नगर परिषद था, निरंतर वहां होता था। और धीरे धीरे वहां से स्थिति हटते हुए, शहर से हटते हुए बहुत हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बहुत सी चीजें लाई जा रही हैं ऐसी जो सासाराम की जनता को और जागरूक किया जाए और बताया जाए जनता को कि आप इस तरीके से करें, सफाई होगी। एक चीज तो कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि देखिए, हम अपने घर की सफाई जैसे करते हैं, यहाँ की सासाराम के आवाम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग अपने अगल बगल ऐसे ही सफाई का ख्याल रखें। और हम लोग तो बाकी लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस शहर को, और जो हमारा शहर गंदगी के मामले में नंबर 1 पे था, उसको सफाई के मामले में नंबर 1 पे ले जाए। निरंतर हम लोग सोच रहे हैं और उसके लिए निरंतर हम लोग का कार्य भी किया जा रहा है। तो लगे हुए हैं, बहुत जल्द परिणाम आप देख भी रहे होंगे। तब से अब सासाराम और अब से आगे का सासाराम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एक चर्चा बहुत जोरों से है, पूछा जा रहा है, जो आपके चाहने वाले हैं
उनके द्वारा ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या डब्लू भैया 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जितने शुभचिंतक हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में डब्लू भैया चुनाव लड़ेंगे। 2025 में अभी समय है सर, और बिल्कुल इस शहर के लिए हमारा उद्देश्य ही है कि इस शहर के लिए कुछ करना, और वाकई में इस शहर को इसके नाम की तरह खूबसूरत बनाएंगे, और सेवा भावना है इस शहर के लिए कुछ कर गुजरने की। चुनाव लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है सर। लेकिन किस विधानसभा, चूंकि जो इशारा कर रहे हैं तो सासाराम से, सासाराम। तो फिर ये भी बता दीजिए कि क्या किसी पार्टी से आपका माने आपकी बातचीत हो रही है, या पार्टी के स्तर से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ सर, फिलहाल तो कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहने की। लेकिन ये जो सीट है, हाँ, वो राजद के खाते में, ये माना जाता है कि पारंपरिक सीट है, ये राजद के खाते में ये रहती है, तो क्या बदलाव संभव है? सर कुछ भी हो जाता है राजनीति में। अगर कैंडिडेट अच्छा हो, कैंडिडेट शहर के लिए सोचने वाला हो, तो पार्टी भी एक बार सोचती है और बहुत कुछ हो जाता है सर। तो इसको तब तक के लिए वैसे ही रखा जाए। चुनाव आपको लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है। बल्कि एक चीज और कहना चाहते हैं, शायद हो सकता है कि जब ये ऑन एयर होगा तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है, तो कम से कम ये जनता को बता देना चाहते हैं, और आप भी बता दीजिएगा कि ये किसी तरह का कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। सर मैं उस पर मेरा ध्यान नहीं जाता है। मैं आपको पूरी तरह से बता दूं, बहुत तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन ये मैं पहले आपसे इस प्रकरण से पहले ही मैं आपसे संपर्क किया था कि आपका साक्षात्कार करना है। मेरे मन में कुछ प्रश्न थे जिसको लेकर मैं आपके पास आया था। आपके पास उस समय की कमी थी, आपने बोला था कि थोड़ा समय निकालकर हम एक दो दिन में बैठ जाएंगे। कोई एक्सपेक्टेड प्लान नहीं है, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। बहुत पहले ही इनसे हम कोशिश किए थे कि इनका साक्षात्कार हो जाए, लेकिन समय नहीं मिला, जिस कारण से साक्षात्कार हम नहीं कर पाए। आज लोग साक्षात्कार कर रहे हैं, जिनको जिस तरह से कमेंट्स करना है करते रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो इनके द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है, जो मैं बता रहा हूं, अगर जो विश्वास करने वाले हैं करेंगे ही। लेकिन मैं ये पक्के तौर पर कह रहा हूं कि अगर स्वच्छ राजनीति को आगे लाना है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, सासाराम शहर के विकास के लिए कुछ कार्य करना है, तो सकारात्मक होकर काम किया जाए। अगर किसी पर कोई आरोप है तो उन आरोपों को सामने लाया जाए, आरोपों को सामने लाकर लोगों को बताया जाए कि नहीं, आपके देखिए डब्लू भैया जो सासाराम को बदलने की कोशिश कर रहे थे, आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा किस तरह का काम किया जा रहा है। इस तरह के कार्य करके आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, लेकिन बेवजह किसी पर आरोप लगाकर, बेवजह किसी को परेशान करके न तो आप अपना भला कर सकते हैं और न अपने चाहने वालों का भला कर सकते हैं, न ही सासाराम शहर का विकास कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों के द्वारा इस परिवार पर या मेयर पद पर आरोप लगा रहे हैं, कम से कम उन्हें सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है, और तभी लोग विश्वास कर पाएंगे। हालांकि डब्लू जी के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि चाहे लाख बाधा आए, चाहे लाख कोशिश कर ले, सासाराम शहर के विकास को कोई रोकने नहीं जा रहा है। सासाराम शहर का विकास शुरू हो चुका है, विकास के कई कार्य किए जा चुके हैं, कई कार्य होने बाकी हैं। लाख रोड़े अटकाए जाए, लाख अड़चने पैदा करने की कोशिश किया जाए, अब सासाराम शहर की तस्वीर को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्या वाकई में किसी की छवि को खराब करने के लिए इस तरह से कार्य किए जा सकते हैं, या फिर सासाराम के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह कार्य करने की जरूरत है जिसमें सबका साथ, सबका विकास की छवि दिखाई पड़े।